Welcome back to Biology Lectures with Sonam. In this video, I'm going to discuss about the another two types of regeneration, which include the morphallaxis and compensatory regeneration. So first of all, we begin with morphallaxis. Morphallaxis क्या है? It is the regeneration of lost part by simply the cellular reorganization or repatterning. Means कभी भी कोई lost part होता है तो उसकी regeneration जो है वो किस तरीके से होती है कि जो सिंपली सेल्स उसमें रिमेनिंग सेल्स हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज और रीपैटर्न रीपोजिशन करते हैं और सिंपली जो लॉस्ट ऑर्गन है उसको रिकवर करते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ जो है वो नहीं होती, मीन्स कोई भी ग्रोथ डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। देयर इज नो ग्रोथ और वी कैन से लिटिल ग्रोथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इज हाइड्रा। हाइड्रा में दिस इज अ हेड पोर्शन। हेड पोर्शन में जो है यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द हाइपोस्ट्रोम विच इज ग्रीन इन कलर एंड इसके नीचे जो है ये सब हाइपोस्ट्रोम प्रेजेंट होता है एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हेड। और जो इसका सेंटर वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द बॉडी कॉलम अप टू दिस एरिया, ये है बॉडी कॉलम। उसके बाद जो ये वाला रीजन है इट इज कॉल्ड द फुट रीजन। फुट जो है इसमें बेसल डिस्क होता है और इस डिस्क के साथ जो हाइड्रा है अपने आप को किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करता है। सो ये अटैचमेंट के लिए होता है। अब यहाँ पे ये हो गए इसके तीन पोर्शन। तो हाइड्रा की बॉडी जो है वो तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है दिस इज हेड, देन बॉडी कॉलम, देन फुट। तो ये तीन पोर्शन हो गए। अब इसकी जो अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो इसका हेड पोर्शन है इसे हम बोलते हैं एपिकल और डिस्टल एंड ऑफ बॉडी, और जो इसका यहाँ पे बेसल पोर्शन है इसे हम बोलते हैं बेसल एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ बॉडी। नाउ हाइड्रा बॉडी हैज मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट। इसमें एक मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट होता है। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट जिसको कि इस्टेब्लिश करते हैं कुछ मॉर्फोजन्स। मॉर्फोजन्स होते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि सेलुलर मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो इसका हेड है एंड दिस इज द फुट ऑफ हाइड्रा, और जो मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले यहाँ पे दिस ग्रीन वन इज कॉल्ड द हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। इसकी कंसंट्रेशन जो है ये हेड रीजन में ज्यादा है और कॉलम के मिडल तक ये डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे की तरफ जो है दिस इज कॉल्ड फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट। ये फुट की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो इस रीजन में इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इज मिनिमम। सिमिलरली अगर एक्टिवेशन के लिए चाहिए तो सिमिलरली यहाँ पे हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट के साथ साथ हेड इनहिबिटिंग ग्रेडियंट भी होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। हेड इनहिबिटिंग ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन भी सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है कि अगर यहाँ पे हाइड्रा में सिंगल हेड प्रेजेंट है तो हेड इनहिबिटिंग की ग्रेडियंट की वजह से वहां पे कोई अनदर हेड जनरेट नहीं होगा। मींस हेड रीजन में सिंगल हेड प्रेजेंट होगा, कोई और हेड नहीं होगा, उसको इनहिबिट करता है हेड इनहिबिटिंग ग्रेडियंट और इसकी कंसंट्रेशन इस रीजन तक जो है वो डिक्रीज करती है। मींस बॉडी कॉलम रीजन में जो हेड है वो रीजनरेट हो सकता है लेकिन हेड रीजन में नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट के साथ साथ फुट इनहिबिटिंग ग्रेडियंट भी प्रेजेंट है। मींस सिमिलरली फुट रीजन में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ही फुट प्रेजेंट होगा, दूसरा फुट जो है वो रीजनरेट नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे फुट इनहिबिटिंग ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम इस रीजन में देखें तो यहाँ पे जो है मींस कॉलम वाले रीजन में सेकेंडरी फुट जो है वो रीजनरेट हो सकता है बिकॉज जो फुट इनहिबिटिंग ग्रेडियंट है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है ये मिनिमम है। जो हाइड्रा की बॉडी है इट इज अनस्टेबल बॉडी। मींस हाइड्रा की बॉडी में अगर हम बॉडी कॉलम रीजन को जो है वो कट करें तो जितने भी पार्ट्स यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो मिसिंग ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे दिस इज अ हाइड्रा और हाइड्रा की बॉडी को हम सेंटर से कट करते हैं फ्रॉम दी बॉडी कॉलम रीजन। तो एक जो पोर्शन है इसमें हेड प्रेजेंट है, टेल मिसिंग है। दूसरा जो पार्ट है जो इसका सेकेंड पार्ट है इसमें हेड एब्सेंट है और टेल प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो है रीजनरेशन होगी हेड की, इस केस में टेल की रीजनरेशन होगी और इस केस में हेड की रीजनरेशन होगी। लेकिन रीजनरेशन किस तरीके से होती है? रीजनरेशन के लिए तो कुछ न्यू सेल्स चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई न्यू सेल जो है
वो डिवाइड नहीं होगा, कोई न्यू सेल नहीं बनेगा डिफरेंशिएशन के साथ, बल्कि जो पहले से ही यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं इस रीजन में, ये अपने आप को जो है रीऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक टेल को डेवलप कर लेंगे। सिमिलरली ये यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे और यहाँ पे एक हेड डेवलप कर लेंगे। तो इस रीजन में हेड डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे टेल। तो मीन्स यहाँ पे जो मॉर्फल एक्सिस है, यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो मिसिंग टिश्यू को रीजनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रीऑर्गेनाइजेशन, रीपोजिशनिंग और वी कैन से रीपैटर्निंग। ओके, एंड जब यहाँ पे रीजनरेशन एक बार हो जाएगी और उसके बाद जो हाइड्रा की बॉडी है ये ग्रो करेगी और फिर इसका साइज जो है वो पहले जितना जो है दोनों का मींस अटेन हो जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट केसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इन हाइड्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if we transplant the hypostomal tissue from one hydra to the body column region of another hydra, what will happen? So there is the arrangement or there is the induction of secondary head from this region, or we can say secondary axis is formed. मीन्स यहाँ पे जो है जब हम हाइपोस्टोमल टिश्यू को इस रीजन में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक अनदर हेड जनरेट होता है। मीन्स यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द एपिकल एक्सिस। एपिकल एक्सिस जो है वो जनरेट होता है। नाउ यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस क्यों बोला गया है? बिकॉज दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एक्सिस और जो दूसरा अब जनरेट हो रहा है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्सिस। सो सेकेंडरी एक्सिस मींस हेड जो है वो जनरेट होता है। इन सेकेंड केस, इफ वी इंट्रोड्यूस और ट्रांसप्लांट द बेसल डिस्क और टिश्यू फ्रॉम दिस रीजन into the body column region of another hydra, what will happen? There is a generation of secondary axis in this region with a foot. मीन्स यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्सिस बनेगा ये बेसल एक्सिस, मीन्स बेसल एक्सिस जो है वो पहले बनेगा इसमें, तो अनदर फुट यहाँ पे जनरेट होगा। उसके बाद अगर हम थर्ड केस में देखें तो अगर हम साइमल्टेनियसली दोनों को हाइपोस्टोमल एंड बेसल डिस्क टिश्यू को साइमल्टेनियसली जो है यहाँ पे बॉडी कॉलम रीजन में ट्रांसपोर्ट करें तो क्या होगा? कोई भी हेड या फुट की इंडक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि जो हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट एंड जो फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट है ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। तो हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट की प्रेजेंस में फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट इनहिबिटेड रहेगा और सिमिलरली जो फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट की प्रेजेंस में हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट जो है वो मींस स्नब रहेगा, इनहिबिटेड रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी हेड या फुट की इंडक्शन नहीं होगी। या फिर कई बार क्या होता है कि वीक इंडक्शन हो सकती हैं, वीक एपिकल एक्सिस या वीक एपिकल इंडक्शन यहाँ पे होगी, मींस वीक हेड बनेगा या फिर वीक बेस बनेगा, लेकिन इसका कोई जो है वो मोटिव नहीं है। मींस ये बहुत वीक इस तरीके से कुछ टिश्यू अपने आप को इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करते हैं इनटू हेड स्ट्रक्चर और कुछ जो है वो बेसल स्ट्रक्चर में रीऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट इंडक्शन नहीं है। मींस क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के इनहिबिटर्स हैं। अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस में क्या है कि अगर हम कोई सब हाइपोस्टोमल या फिर हाइपोस्टोमल टिश्यू को एक हाइड्रा से दूसरे हाइड्रा में जो है हेड रीजन में अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या होगा? अब क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू है ये भी हेड रीजन का है और हम इसको ट्रांसफर भी हेड रीजन में ही कर रहे हैं, तो कोई भी हेड की इंडक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज एक हेड की प्रेजेंस में मींस अगर यहाँ पे हेड एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट है तो साथ में हेड इनहिबिटिंग ग्रेडियंट भी तो प्रेजेंट है। तो मींस एक हेड की प्रेजेंस की वजह से दूसरा हेड जो है वो इनहिबिटेड रहेगा, उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी बिकॉज यहाँ पे इस एरिया में हेड इनहिबिटिंग ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम है। ठीक है। और फिफ्थ केस में अगर हम देखें तो सिमिलरली अगर हम जो है फुट टिश्यू को एक हाइड्रा से दूसरे हाइड्रा में ग्राफ्ट करें इनटू द बॉडी कॉलम रीजन तो कोई फुट जनरेट नहीं होगा बिकॉज फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रा जो है मीन्स फिफ्थ केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे जो फुट टिश्यू है इसको दूसरे हाइड्रा के फुट रीजन में ट्रांसपोर्ट करें तो यहाँ पे कोई फुट की जनरेशन नहीं होगी बिकॉज इस रीजन में फुट एक्टिवेटिंग ग्रेडियंट के साथ साथ फुट इनहिबिटिंग ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम है। तो फुट इनहिबिटिंग ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने की वजह से इस रीजन में कोई दूसरा फुट जनरेट नहीं हो सकता।
फोर्थ टाइप ऑफ रीजनरेशन इज कंपनसेटरी रीजनरेशन। कंपनसेटरी रीजनरेशन का मतलब है कि जब कोई लॉस्ट पार्ट जो है वो पूरे तरीके से अपनी ओरिजिनल फॉर्म को रिस्टोर नहीं कर पाता, मीन्स जो उसमें पहले से स्ट्रक्चर्स थी वो उसी तरीके से नहीं बनती। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज जो एक पार्ट है, ये इतनी इसकी जो है ये कटिंग हुई है, तो अब जो इतना पोर्शन है इसमें जो रिमेनिंग सेल्स हैं ये दोबारा से डिवीजन प्रोसेस में जाएंगे और अपने ही जैसे सेल्स को बना के इस पार्ट को जो है ये रीगेन कर लेंगे। तो जब इस तरीके की रीजनरेशन होती है, this is called the compensatory regeneration because the original structures are never regained. So it is a no true regeneration. The lost part never regenerate, but the existing remaining tissue divide and differentiate to increase their number to compensatory regenerate its lost tissue. So this is hepectomy in liver. Hepectomy means अगर हम लिवर में जो है कटिंग करें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हिपेक्टोमी। तो अगर हम लिवर को हाफ कट करते हैं तो लिवर में दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट आर कॉल्ड द कफर सेल्स एंड सेकंड आर कॉल्ड द स्टेलेट सेल्स। अब जो कफर सेल्स हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन 6। जो इंटरल्यूकिन 6 है ये लिवर रीजनरेशन को इंड्यूस करवाता है और सेलुलर प्रोलिफरेशन को इनिशिएट करवाता है। सेकेंडली जो है ये टीएनएफ बीटा विच इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा, ये जो है फैक्टर ये यहाँ पे लिवर रीजनरेशन में और सेल प्रोलिफरेशन में ये भी रोल प्ले करता है। नाउ कफर सेल्स कौन से हैं? अब जो मैक्रोफाजेस है, जब हम इम्यून सिस्टम देखेंगे तो डिफरेंट मैक्रोफाजेस, कुछ स्पेशलाइज्ड मैक्रोफाजेस डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड मैक्रोफाजेस लिवर में प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं कफर सेल्स। ठीक है, तो ये जो है ये इट मींस दोनों जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं इंटरल्यूकिन 6 एंड टीएनएफ बीटा, ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये लिवर में प्रेजेंट है तो लिवर में जब हेपेक्टोमी होती है, मींस हेपेक्टोमी होती है, तो इसमें लिवर रीजनरेशन में भी ये रोल प्ले करते हैं। सेकेंड आर कॉल्ड द स्टेलेट सेल्स। जो स्टेलेट सेल्स हैं ये भी वेरियस केमिकल सेक्रेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करते हैं जब भी हिपैक्टोमी होती है, ताकि हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो है वो लिवर सेल के साथ बाइंड करे, और जब ग्रोथ फैक्टर किसी भी सेल के साथ बाइंड करता है तो सेल क्या करता है, सेल डिवीजन में जाता है। ठीक है, तो इसका ये पर्पस है। सेकेंडली यहाँ पे ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ये सेक्रेट होता है। और टीजीएफ बीटा का काम क्या है? सपोज आफ्टर हिपैक्टोमी दिस मच पोर्शन ऑफ लिवर इज प्रेजेंट और रिमेनिंग, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं या फिर डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करेंगे और ओरिजिनल शेप जब तक बन जाएगी तब तक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन होगी। उसके बाद जो टीजीएफ बीटा है ये सेल डिफरेंशिएशन को या फिर सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, ताकि सेल्स जो है अब वो फाइनल डिफरेंशिएशन स्टेज में जाएं और लिवर की रीग्रोथ ना हो। तो इसका ये काम है। नाउ जो कंपनसेटरी रीजनरेशन है, द प्रोसेस ऑफ कंपनसेटरी रीजनरेशन in mammals is mainly the compensatory growth of or compensatory hyperplasia। means compensatory hyperplasia means compensatory growth होती है लिवर में, because the lost part does not regain its original structure। क्योंकि lost part को सिर्फ उसका काम चलाने के लिए कि वो उसका जो फंक्शन है लिवर का वो मेंटेन रहे, तो जो पहले जो उसमें सेल्स रिमेनिंग है वही अपने आप को डिवाइड करके वैसे ही सेल्स बनेंगे ताकि इसका काम चल सके। लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो पहले थी, लोब्यूल्स की पोजीशनिंग स्ट्रक्चर जैसी थी वैसी नहीं बनती। तो जो कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन में हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं मैमिलियन लिवर की, मैमिलियन लिवर जो है इसमें कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन होती है। मीन्स लिवर में अगर कोई भी डैमेज हो और इवन अगर 5% लिवर भी वहां पे बचा हो तो लिवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन ये कौन सी रीजनरेशन है? कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन। तो लिवर ट्रांसप्लांट की बेसिकली नीड नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन इस रीजनरेशन में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। अब लिवर डैमेजेस के कारण क्या होते हैं, अगर हम देखें तो जो डिफरेंट जो होते हैं वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि हेपेटाइटिस जो ABC हैं, ये लिवर को डैमेज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले दिस इज अ लिवर सेल और हिपैटोसाइट, और हिपैटोसाइट के पास यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है।
जब भी रीजनरेशन स्टार्ट होती है तो लिवर सेल्स क्या करते हैं, अपने ऊपर रिसेप्टर को इस तरीके से इनकी जो है प्लांटेशन करते हैं ताकि रिसेप्टर के साथ हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर बाइंड कर सके। बेसिकली कौन सा रिसेप्टर है, दिस इज कॉल्ड द आरटीके रिसेप्टर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और इसे हम एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर भी बोलते हैं। इसके साथ जब हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है तो ये लिवर सेल जो है ये डिवीजन में चला जाएगा। नाउ रीजनरेशन के 3 फेजेस कौन से हैं? सबसे पहले है प्राइमरी फेज, मींस जो इनिशियल फेज है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये इनिशिएट होता है 5 आवर्स में, विद इन 5 आवर्स ऑफ हिपेक्टोमी, एंड देयर इज एक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल जीन्स। मल्टीपल जीन्स एक्टिवेट होते हैं जो कि लिवर को जो है डिवीजन के लिए, हिपेटोसाइट्स को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। दूसरा है प्रोलिफरेटरी फेज, मींस जो मींस सेल डिवीजन है वो इनिशिएट होती है, प्रोलिफरेट करते हैं सेल। सो हियर इज द एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर, वेरियस रिसेप्टर्स सच एज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ताकि इसके साथ जो है वो हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जो है ये बाइंड करे। उसके बाद सीरीज ऑफ सेल डिवीजन साइकिल्स ऑकर एंड एक्सपेंशन ऑफ लिवर, मीन सीरीज ऑफ सेल्स डिवीजन साइकिल्स होते हैं, वो सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं एंड एक्सपेंशन होती है। देन यहाँ पे जब एक बार लिवर जो है ये पूरा अपना साइज रीगेन कर लेता है तो अब इसको टर्मिनेशन की भी जरूरत है। तो लास्ट फेज क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कौन करता है, अभी हमने देखा टीजीएफ बीटा। तो टीजीएफ बीटा स्टॉप रीजनरेटिव प्रोसेस एंड प्रिवेंट द लिवर ओवरग्रोथ। तो टीजीएफ बीटा जो है ये प्रोलिफरेशन को यहाँ पे जो है ये स्टॉप करता है, और जितने भी सेल्स प्रोलिफरेट हो चुके हैं उनको डिफ्रेंसिएशन में लेके जाता है और फर्दर जो है ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस तरीके की जो रीजनरेशन होती है इसे हम बोलते हैं कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन। So this is all about the regeneration. We have already discussed about the first 2 modes of regeneration, which include the stem cell mediated regeneration and epimorphosis. We have discussed this in previous video. So if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology Lectures with Sonam.